जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण कड़ी को देखने वाले हैं जो काफ़ी सारे परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उस टॉपिक का नाम है मराठा साम्राज्य, जो कि हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम मराठा साम्राज्य को बेहद गंभीर तरीके से अध्ययन करेंगे। वैसे मराठा साम्राज्य का बीजारोपण भक्ति आंदोलन के समय में ही हो गया था और इसका जो पॉजिटिविटी रेट हमको देखने को मिली थी वो भक्ति आंदोलन के दौरान ही हम लोगों ने महसूस किया था। उसके बाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक को देखेंगे तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी हैं और इनके जीवन से संबंधित कुछ बातों को हमने यहाँ लिखा है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप हुआ था। हम कह सकते हैं कि उनका जन्म वर्तमान के पुणे के क्षेत्र में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के दो आध्यात्मिक गुरु थे, जिनमें उनके जो आध्यात्मिक गुरु जो प्रसिद्ध थे उनका नाम रामदास था और एक उनका राजनीतिक गुरु जो उनके राजनीतिक कार्यों में उनको काफ़ी दिशा मार्ग सूचित करते थे, उनका नाम कोंडदेव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बलाकर से 1640 में हुआ था और इसके साथ वो अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगे थे। उसके बाद अपने सैन्य अभियान के दौरान शिवाजी ने 1644 में सर्वप्रथम तोरन नामक पहाड़ी का किला बीजापुर से छीन लिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया और यही जो है आगे मराठों का मुगलों से और आसपास के क्षेत्रीय राजाओं से संघर्ष का कारण बनता है। दोस्तों, हमने देख लिया है कि कैसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व जीवन में उनके गुरु का क्या नाम था, उनके जीवन साथी का क्या नाम था, उनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हमने बता दिया है। अब हम उनके कुछ संघर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शिवाजी ने 1656 ईस्वी में बीजापुर से रायगढ़ को छीन लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, जिस कारण मुगल सत्ता से इनका संघर्ष शुरू हो गया। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से देखते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी ने
बीजापुर से रायगढ़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और यही रायगढ़ का जो क्षेत्र है मराठा साम्राज्य में मिलाने के कारण आगे चलकर मुगलों से संघर्ष का कारण बनती है। जिस समय शिवाजी रायगढ़ के क्षेत्र को अपने मराठा साम्राज्य में मिलाए थे, उस समय या उनके जन्म के समय से ही हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो सत्ता थी, दिल्ली में जो पावर थी, वो शाहजहां नाम के मुग़ल बादशाह के हाथों में थी। और शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन के क्षेत्र का सूबेदार बनाया था। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कैसे मराठा साम्राज्य ने रायगढ़ को अपने क्षेत्र में मिलाया। और उस समय शाहजहां दिल्ली की सत्ता में थे और औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र के सूबेदार थे। जब औरंगजेब शाहजहां के बाद मुग़ल की गद्दी पर बैठता है, उसी क्रम में वो अपनी विस्तारवादी नीति को बड़े ही तेज़ी से अंजाम देता है। और इधर हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य भी विस्तारवादी नीति के थे, वो भी अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। और इधर औरंगजेब भी अपना साम्राज्य को फैलाना चाहते हैं। तो इस दोनों साम्राज्य के फैलाव के दृष्टिकोण से इन दोनों सम्राटों के बीच संघर्ष होगी और यही संघर्ष विभिन्न प्रकार के युद्धों में तब्दील होगी। तो इधर हम देखते हैं कि जब मुग़ल सत्ता, दोस्तों सत्ता का मतलब यहाँ पर पावर होता है, जब मुग़ल सत्ता औरंगजेब के हाथों में आती है तो वह अपनी विस्तारवादी नीति को बड़े तेज़ी से फैलाता है। मराठा शक्ति भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब दोस्तों आगे की कहानी में हमें ये पता चलती है कि कैसे औरंगजेब ने मराठों की शक्ति को विस्तारीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय लोगों को युद्ध के लिए भेजता है। और इन युद्धों में हम देखते हैं कि सबसे पहले औरंगजेब अफजल खान को भेजता है, जिसकी मृत्यु मराठा साम्राज्य शिवाजी के द्वारा हो जाती है। उसके बाद अपने मामा जी शाइस्ता खान को भेजता है, उनको भी शिवाजी के साथ युद्ध के दौरान घायल अवस्था का सामना करना पड़ता है। और अंततः हम ये देखते हैं कि औरंगजेब ने मानसिंह को शिवाजी के साथ युद्ध के लिए भेजा और इस मानसिंह और शिवाजी के युद्ध में शिवाजी हार जाते हैं और मानसिंह जीत जाते हैं। और इसी के फलस्वरूप पुरंदर की संधि हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सारे
परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे की टॉपिक्स को हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों औरंगजेब के द्वारा जो पहला व्यक्ति मराठों से संघर्ष करता है उसका नाम अफजल खान है। ये अफजल खान बीजापुर के सेनापति माने जाते हैं और बीजापुर से संपर्क रखने वालों में से हैं। चूँकि हम पहले की टॉपिक्स में अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को बीजापुर से छीन लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस कारण बीजापुर मराठा से ज़्यादा खुश नहीं होंगे और मराठों के शत्रुओं को युद्धों में साथ देंगे। तो इसी कड़ी में औरंगजेब ने अफजल खान को और शिवाजी को रोकने के लिए नियुक्त किया है। अब ये अफजल खान दक्कन के क्षेत्र के सूबेदार होते हैं और इन्हें छत्रपति शिवाजी को रोकने का जिम्मेवारी मिलता है। दोस्तों अफजल खान के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने शत्रुओं से जिससे वो नहीं जीत पाता है उसे अपने खाने पर बुलाकर खाना खिलाकर पीठ बार करके उसकी हत्याएं कर देता है। तो अफजल खान इस बात से भली भांति परिचित था कि हम छत्रपति शिवाजी से युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। तो इसी घड़ी में अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर के माध्यम से शिवाजी को भोजन पर आमंत्रित होने का प्रस्ताव पेश करता है। अब ये जो कृष्णाजी भास्कर हैं वो शिवाजी को अपनी इस अभियान की हकीकत को बयां कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप शिवाजी एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब उनको पता हो जाता है कि अफजल खान हमको भोजन पर जो आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है वो उसके पीछे का जो मंशा है वो सही नहीं है। और साथ ही साथ कृष्णाजी भास्कर ये भी कहते हैं कि हमने आपको सारी सच्चाई बता दी है, अगर आप भोजन पर आमंत्रित नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे तो उसकी क्रूरता का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसी घड़ी में शिवाजी भोजन पर जाते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी शरीर की आंतरिक सुरक्षा कर रखी थी। उन्होंने बख्तरबंद बनवाया जिसको उन्होंने अपने अंग वस्त्रों के नीचे पहना, बगनखा अपने कमर में रखा। बाघ के प्रकार का जो नाखून होता है मित्रों, उसी को हम बगनखा कहते हैं। और छोटी कटारियाँ जो चाकू की धार
धारी होती है, छोटे चाकू हम कह सकते हैं, उसको अपने पास रखा। और ऐसा कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी अफजल खान के महल में पहुँचे, उसके आवास पर पहुँचे और भोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली, तो जाने के क्रम में अफजल खान का जो नीति था उसी को अफजल खान ने अंजाम दिया। लेकिन इधर शिवाजी पहले से ही एक्टिव थे, उनको इस बात की जानकारी थी कि कैसे उन पर हमला होने वाला है, और इसी कड़ी में दोनों के बीच संघर्ष हो जाती है। और 10 नवंबर 1659 को शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या हो जाती है। तो दोस्तों, औरंगजेब का भेजा गया एक शक्ति जो मराठा को रोकना चाहता था, उसका विनाश हो चुका है। और अब औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र का जो जिम्मेवारी है और मराठा को रोकने के लिए जो अगले सेनापति को नियुक्त किया जाएगा, उसका नाम शाइस्ता खान है। शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा थे, और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी तरह शिवाजी को इस बात की जानकारी मिली कि शाइस्ता खान दक्कन के क्षेत्र का नया सूबेदार बना है और उसे हमें रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, तो शिवाजी ने शाइस्ता खान के अटैक से पहले ही अपना सुरक्षा का जो व्यवस्था है उसको शक्तिशाली करने लगे। और उनको इस बात की जानकारी मिली कि शाइस्ता खान पुणे के किले में आराम फरमा रहा है। और शिवाजी भी ये सोचते थे कि उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शाइस्ता खान को रोकने का। तो इसी घड़ी में चूँकि शिवाजी पुणे के किले में अपना बचपन बिता चुके थे, उनको किले की हर एक तह के बारे में जानकारी थी, तो शिवाजी किले में प्रवेश के लिए दूल्हा बनते हैं। और उनके 400 सैनिक बाराती बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शाइस्ता खान जब आराम कर रहा था, उसी क्रम में शिवाजी का ये अटैक पुणे के किले में होता है और शाइस्ता खान घायल भी हो जाता है और अपनी जान बचा करके इस किले से बाहर निकल करके भाग जाता है वापस। तो औरंगजेब अब ये समझ चुका था कि हमको एक बेहद ही शक्तिशाली व्यक्ति को उस क्षेत्र में बैठाना होगा जो मराठा को वाकई में रोक सके। तो इसी घड़ी में शिवाजी ने मान सिंह को माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जय सिंह को दक्कन के क्षेत्र का जिम्मेवारी देता है। और चूँकि जय सिंह हिंदू से संबंध रखते थे, इसीलिए औरंगजेब को इस बात का शक था कि कहीं जय सिंह सही से अपने कार्य को करने में असमर्थ न महसूस करे। इसीलिए शिवाजी ने
अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी और औरंगजेब अब तीसरा व्यक्ति जय सिंह को भेजता है और जय सिंह के साथ दिलेर खान, जय सिंह के साथ दिलेर खान भी आते हैं और इस घड़ी में शिवाजी और जय सिंह के बीच 1664 में रायगढ़ का अभियान होता है। इस रायगढ़ के अभियान में शिवाजी की हार होती है और जय सिंह विजयी होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि 22 जून या हम इसको 1665 ही रहने देंगे मित्रों। दोस्तों गर्मी बहुत है, थोड़ा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे की टॉपिक्स को हम पूरा करेंगे और आपका जो समय व्यर्थ हुआ है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम आगे देखते हैं कि कैसे जय सिंह और शिवाजी के बीच संघर्ष होता है रायगढ़ में और उसी क्रम में शिवाजी की हार होती है और जय सिंह की जीत होती है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि 1665 में 1665 में मित्रों पुरिंदर के युद्ध में भी जय सिंह ही विजय होते हैं। और इस पुरंदर की युद्ध में जय सिंह के विजय के बाद शिवाजी को जय सिंह के साथ संधि करनी पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि संधि के तत्पश्चात शिवाजी को आगरा के एक सम्मेलन में शामिल किया जाता है जहां उनके साथ अपमानित अवस्था में अपने आप को असहज महसूस करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो फिर से मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह को शुरू कर देते हैं और इस प्रकार हम छत्रपति वीर शिवाजी का संघर्ष आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही रहने दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।